8 साल बाद जब मेरे बेटे का फोन आया और उसने कहा मम्मी कल डिनर है और आइए, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, तो उस पल मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए, क्योंकि एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसका बेटा उसे याद कर रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह फोन प्यार का नहीं बल्कि मौत का न्योता था। मैं अगले दिन साड़ी पहनकर उसके गुड़गांव वाले पेंट हाउस पहुंची। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद मैं उसके घर जा रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची और बेल दबाने ही वाली थी, तभी दरवाजा खोलने वाली नौकरानी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था और उसके होंठ कांप रहे थे और वो फुसफुसाते हुए बोली, मैडम अंदर मत जाइए, भगवान के लिए अंदर मत जाइए। अगर आप अंदर गईं तो जिंदा बाहर नहीं आएंगी। उस एक वाक्य ने मेरे शरीर से जान निकाल दी। मेरे कानों में सीटी बजने लगी, सांसें रुक गई और मैं बिना कुछ पूछे पीछे मुड़ी, लिफ्ट की तरफ भागी, पार्किंग में जाकर एक गाड़ी के पीछे छिप गई और वहीं से मैंने जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। मेरा बेटा अभिषेक अपनी पत्नी रुचिका और एक वकील के साथ बैठकर मेरे मरने के बाद की पूरी प्लानिंग कर रहा था। कौन सा डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा, किस तरह मौत को एक्सीडेंट दिखाया जाएगा और किस दिन मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा। मेरा नाम सावित्री चौहान है। मैं 56 साल की हूँ और पिछले 25 साल से एक इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैंने सैकड़ों झूठे केस पकड़े हैं, फर्जी मौतें, नकली एक्सीडेंट, लालच में टूटते रिश्ते सब देखे हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अपने ही बेटे की साजिश का गवाह बनना पड़ेगा। मेरा और मेरे पति राजेंद्र चौहान का जीवन बहुत साधारण था। हमने 20 साल मेहनत करके गुड़गांव में एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट खरीदा था। राजेंद्र बहुत ईमानदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा कहा, सावित्री तुम्हें सिर्फ माँ नहीं अपनी पहचान भी बनानी चाहिए। इसलिए मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। हमारा बेटा अभिषेक हमारी दुनिया था। बचपन में वो मेरे बिना खाना नहीं खाता था। रात को डर लगता तो मेरे सीने से लग कर सोता था। स्कूल में जब पहली बार उसे इनाम मिला तो उसने मंच से मुझे ढूंढा और कहा, मम्मी यह आपके लिए है। लेकिन वक्त के साथ उसके सपने बदलते गए। कॉलेज में पहुंचते ही उसे बड़े घर की गाड़ियां और आसान पैसा चाहिए था। उसने रियल एस्टेट में कदम रखा और कुछ सालों में पैसा आया तो उसके साथ घमंड भी आ गया। 8 साल पहले उसकी शादी रुचिका से हुई, जो बहुत अमीर परिवार से थी। शादी के दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने मुझसे फ्लैट गिरवी रखने को कहा ताकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सके। जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर चिल्लाया और कहा, आप हमेशा गरीब ही सोचती हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बेटा नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन को जन्म दिया है। 4 साल पहले मेरे पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी और एक पल में मेरी दुनिया उजड़ गई। उस दिन मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन उसी वक्त मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा की इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मुझे दे दो, मैं बिजनेस में लगा दूंगा। जब मैंने कागज देखे तो पता चला कि उसने चोरी से नामनी बदलवाने की कोशिश की थी। मैंने उसे रोक दिया और उसी दिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। 2 साल तक मैंने अकेले त्योहार काटे। दीपावली की रात में दिया जलाकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठती और खुद से पूछती कि मैंने कहाँ गलती की। लेकिन मेरी नौकरी ने मुझे कमजोर नहीं होने दिया। एक केस के दौरान मैंने देखा कि कैसे एक बेटे ने अपनी माँ की मौत को एक्सीडेंट दिखाकर करोड़ों का क्लेम लिया और वहीं से मेरे मन में डर बैठ गया कि कहीं मेरा बेटा भी मुझे सिर्फ एक चलती फिरती संपत्ति तो नहीं समझ रहा। मैंने अपने प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल किया और चुपचाप उसकी जांच शुरू कर दी। मुझे पता चला कि वो भारी कर्ज में डूबा है। उसके प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं, बैंक उसके पीछे पड़े हैं और उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मेरी पूरी जिंदगी की जानकारी निकलवाई है। एक दिन मैंने गलती से उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली थी, जिसमें वो किसी डॉक्यूमेंट फर्जर से पूछ रहा था कि क्या किसी की मौत को सड़क हादसा दिखाया जा सकता है। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ माँ नहीं, एक औरत हूँ जिसे जिंदा रहना है।
मैंने अपने वसीयत बदली, नॉमिनी बदले, सारे अकाउंट सुरक्षित किए, हर एक बात लिखनी शुरू की, तारीख, समय, सब कुछ। और फिर 8 साल बाद उसका फोन आया, माफी, प्यार और डिनर का न्योता। लेकिन मैं जानती थी यह माफी नहीं, एक जाल है। फिर भी मैं गई, क्योंकि मुझे सच अपने आंखों से देखना था। और अगर उस दिन नौकरानी कमला ने मुझे चेतावनी न दी होती तो शायद मैं आज जिंदा न होती। कमला ने मुझे बताया कि खाने में जहर मिलाने की तैयारी थी, डॉक्टर पहले से तय था और मौत के बाद सब कुछ तयशुदा था। मैंने उसी रात पुलिस और अपने सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने सबूत इकट्ठा किए, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, और फिर जानबूझकर उसके ऑफिस में जाकर उससे अकेले में मिलने की जिद की। मैंने रोते हुए कहा, बेटा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा ख्याल रखना। और उसी लालच में उसने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया कि सब प्लान तैयार है। और उसी पल पुलिस अंदर आ गई। जिस बेटे को मैंने चलना सिखाया था, उसी के हाथों में हथकड़ी देख मेरी आंखें भर आई, लेकिन दिल शांत था। कोर्ट में केस चला, मीडिया में खबरें आई और सच सामने आ गया। उसके पैसे, उसकी इज्जत, उसका नाम, सब खत्म हो गया। आज मैं अकेली हूँ, लेकिन सुरक्षित हूँ, मजबूत हूँ और जिंदा हूँ। और मैंने यह सीख लिया है कि माँ होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और अगर कोई आपका अपना भी आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो आपको खुद के लिए खड़ा होना ही होगा, क्योंकि जिंदगी भगवान की सबसे बड़ी कीमती देन है और उसे बचाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, बुढ़ापा कमजोरी नहीं, अनुभव है। और जो माँ जन्म दे सकती है वो जरूरत पड़ने पर इंसाफ भी दिला सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।